हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं मेटल स्लिट्स इन लेआउट। तो ये लेआउट डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है लेआउट में, स्पेशली बॉन्ड पैड का जो बीडीडी और बीएसएस जो पावर लाइंस होता है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि मेटल स्लिट्स होता क्या है। मेटल स्लिट्स को हम और नामों से भी जानते हैं, और जैसे कि मेटल स्लॉटिंग या फिर मेटल स्लिट्स या फिर होल इन मेटल। तो ये मेटल हो गया, उसके अंदर यहाँ पर होल किया गया है, तो इसको बोलते हैं मेटल स्लॉटिंग या फिर मेटल स्लिट्स। जो स्लिट्स का लेंथ होता है वो हमारे मेटल के लेंथ के पैरेलल में होता है। और जो स्लिट हम लोग बनाते हैं मेटल के अंदर, वो रेक्टेंगल शेप का बनाते हैं या फिर ऑक्टागोनल शेप का बनाते हैं। तो मेटल स्लिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेटल स्लॉटिंग की क्या ज़रूरत है? तो स्पेशली मैंने बताया कि जब पावर सप्लाई देते हैं हम अपने चिप के लिए, खासकर पैड से जो कनेक्शन होता है, उस केस में क्या होता है कि बहुत वाइड मेटल हमें यूज करना पड़ता है, ताकि जो हमारा करंट है, जितना रिक्वायरमेंट है पूरे चिप के लिए, उतना का उतना करंट हम इजीली से फ्लो करवा पाए उस मेटल के थ्रू। तो इसके लिए उसमें मेटल में इलेक्ट्रो माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, और रजिस्टेंस भी हमको मिनिमाइज करना होता है, ताकि उस मेटल के थ्रू इजीली पूरा का पूरा करंट भी फ्लो हो पाए और ज़्यादा इफिशियंसी के साथ फ्लो हो पाए। तो मान लीजिए कि जब आपका चिप फंक्शन कर रहा है, उस समय क्या होता है कि चिप का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब चिप का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस केस में क्या होगा कि जो आपके मेटल्स हैं वो भी एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। जैसा क्या होता है कि अगर पानी है उसको आप गर्म करते हैं तो उसके अणुए और पास पास के बजाय और दूर दूर हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक प्रकार का एक्सपेंशन हो रहा होता है वाटर के अणुओं के बीच में। उसी तरीके से मेटल में भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल के अणु एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स होना चाहते हैं, और उस केस में वो एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं स्लोली स्लोली। तो अगर आपकी मेटल का विड्थ बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि इफेक्टिव जो फोर्स होगा मेटल के चारों तरफ वो ज़्यादा होगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि आपका जो आइसोलेशन है उस पर्टिकुलर मेटल के पास का, या फिर पैसिवेशन लेयर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होगा, इस केस में वो शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका वो जो मेटल है वो पूरे चिप को ही डैमेज कर दे आइसोलेशन लेयर ब्रेक करने के बाद। तो ये पूरा का पूरा चिप ब्लास्ट कर सकता है, पूरा का पूरा चिप खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमको ज़रूरत होती है कि मेटल स्लॉटिंग किया जाए मेटल बिट्स के अंदर, और वो भी एक पर्टिकुलर बिट्स के बाद हम मेटल स्लॉटिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये एक फिगर देख रहे होंगे, ये नॉर्मल मेटल है जब कोई टेम्परेचर नहीं है, और ये वाइट मेटल बिट ही है, मीन्स जब फंक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसी मेटल को टेम्परेचर मिलता है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ ये कर्व्ड शेप का दिख रहा है आर्किटेक्चर। तो ये केवल यहाँ टॉप पे ही नहीं, ये चारों के चारों तरफ थोड़ा सा बेंड होता है, एक्सपेंड करता है, चारों तरफ फैलता है। और उसी केस में क्या होता है कि ये पूरे के पूरे मेटल लेयर्स जो बिछाए जाते हैं, हर एक मेटल लेयर्स के बाद आइसोलेशन डाला जाता है, और फिर उसके बाद दूसरा मेटल लेयर बिछाया जाता है। इसी तरीके से सारे के सारे फैब्रिकेशन में मेटल लेयर बिछाए जाते हैं। तो अगर ये एक्सपेंड कर रहे होंगे मेटल लेयर, तो क्या करेंगे, ये ब्रेक करेंगे पैसिव बेसल लेयर को, और ये डैमेज करेंगे पूरे के पूरे फंक्शनैलिटी को चिपके। तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब हम मेटल स्लॉटिंग कर रहे होंगे? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो स्लिट लेते हैं वो अगर 45 डिग्री कॉर्नर पे होगा तो क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा। उस केस में भी हाई करंट के प्रति उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, अगर आप स्लिट्स का 45 डिग्री कॉर्नर देते हैं तो। जैसे कि आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये बेंड दिया गया है, कॉर्नर पे 45 डिग्री का बेंड दिया गया है। स्लिट्स देना ऑक्टागोनल शेप का, ये हमारे लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके होता है। अगर आपका 35 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का विड्थ हो रहा है आपके पावर लाइंस का, तो उस केस में मेटल स्लिट करना पड़ता है। लेकिन ये डिपेंड करता है फाउंड्री टू फाउंड्री, तो हर एक फाउंड्री के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो सपोज करिए कि 50 mm विड्थ के मेटल के लिए आपको मेटल स्लॉटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सपोज दैट कि आपके पास 100 mm विड्थ चाहिए मेटल का,
उस केस में क्या होगा, 50 mm तक के आपको किसी भी स्लिट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 100 mm है तो उसके लिए आपको मेटल स्लॉटिंग करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो टोटल विड्थ है उसको डिवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको नहीं चाहिए होगा उस वैल्यू से। मीन्स हियर क्या करेंगे, 100 करेंगे डिवाइड बाई 50। तो ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आएगा 2। मतलब हमको स्लॉटिंग मिनिमम 2 चाहिए मेटल के विड्थ में, जो कि अच्छा होगा लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको 2 मेटल स्लॉट काटने पड़ेंगे उसमें से। तो अब इस केस में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि ये 100 का आपका विड्थ है और इसमें से आपने 5-5 के 2 स्लिट काट दिए। तो 5-5 की 2 स्लिट काट दिए अगर आपने, तो उस केस में क्या होगा कि अब इस मेटल का विड्थ का टोटल इफेक्टिव विड्थ आप देखेंगे तो 5-5 ये दोनों उसमें से घट जाएंगे टोटल विड्थ में से। तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे, 100 -5 -5 मीन्स अब इसका इफेक्टिव विड्थ जो बचेगा वो 100 की बजाय कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 की रिक्वायरमेंट है। तो 100 की रिक्वायरमेंट है, इस केस में आप क्या करेंगे कि आप इस मेटल का जो इफेक्टिव विड्थ है उसको 100 लेने के लिए आपको अब 10, जितना स्लिट आपने काटा है जितना विड्थ का उतना आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 का 2 काटा है तो हमको 10 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टोटल हम क्या करेंगे इस केस में, 100 की बजाय अब हम लोग 110 मेटल का विड्थ लेंगे। उस केस में 5-5 का स्लिट कट गया है तो टोटल इफेक्टिव विड्थ आपके पास कितना हो जाएगा, वो बनेगा 100 का। तो इस हिसाब से इफेक्टिव विड्थ का भी आपको कैलकुलेशन रखना है, अदरवाइज इलेक्ट्रोमाइग्रेशन के चलते आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि इफेक्टिव विड्थ लेना है, स्लिट्स को हटाने के बाद ही जो विड्थ मिलता है वो हमारा इफेक्टिव विड्थ होगा। और जो स्लिट होता है वो हमेशा करंट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में ही स्लिट भी होना चाहिए। तो इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है, टेक केयर करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी और बहुत सारे लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेआउट के बहुत सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो जुड़े रहिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।